गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे इनक्रेडिबल परिवार में स्वागत है। पहली बात तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिना एग्ज़ाम दिए आप सब लगभग शायद पास हो चुके हैं। मैंने कल ही न्यूज़ देखी थी शायद, जिसमें सीएम साहब ने आप सबको बिना एग्ज़ाम के पास कर दिया है। तो कोई नहीं, अच्छी बात है जैसा भी है। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। जो मैंने आपको बताया था सेकेंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है और 3 ही थ्योरेटिकल, जिसमें पहला नंबर आता है आपका इनकम टैक्स, नंबर 2 आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी और थर्ड बोल सकते हो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनकम टैक्स है, वो लेंथी भी है। नंबर सेकंड पे आएगी कॉस्ट अकाउंटेंसी और नंबर थर्ड पे आएगी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ पोर्शन आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो वो ईजी वे भी है। दूसरा कह सकते हैं कि 11वीं और 12वीं का कुछ बेस उसमें काम आता है, तो वो आपको ईजी रहेगी समझने में। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स ये एक तरह से कह सकते हैं प्रॉपरली नहीं है आपके लिए, तो इसमें आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ेगा। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी समझाने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी बिजनेस में हम क्यों स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो प्रॉफिट मेकिंग 2 तरह से हो सकती है, एक तो अर्निंग ज़्यादा करके या सेल ज़्यादा करके। किसी बिजनेस में अगर आप सेल बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट अपने आप ज़्यादा होने लग जाएगा। या दूसरी बात कॉस्ट कटिंग करके। सर कॉस्ट कटिंग कैसे करके, कि सपोज कीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, मान लीजिए, तो बनाने में उसकी कॉस्ट आ रही है आपकी 100 रुपये। अब मार्केट में बेच रहे हो उसको 120 में, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि हमारा 20 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मार्केट कॉम्पिटिशन के कारण क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको रेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, आपको रेट 120 ही रखनी पड़ेगी या कम भी करनी पड़ जाए कई बार कॉम्पिटिशन चक्कर में। लेकिन आपको इसको कम करें या ना करें वो तो मार्केट के हिसाब से चलता रहता है। कई बार डिमांड बढ़ जाती है तो आप रेट बढ़ा सकते हो, डिमांड घट जाती है तो उसको रेट को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कॉस्टिंग में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम सब यही पढ़ेंगे कि अपनी कॉस्ट को कम से कम कैसे करें। अब ये नहीं है ख़राब मटेरियल बना दें या ख़राब मटेरियल यूज करें, ख़राब लेबर यूज करें और सस्ता बना दें चाइना की तरह और शाम तक ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं। आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है और सही चीज़ करना है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास 15 लेबर वर्क कर रहे हैं, जिसमें से 10 या 12 अच्छी तरह वर्क करते हैं, तो हम 3 वर्कर्स को हटा सकते हैं या उसको हटाकर कम रेट पर लगा सकते हैं। तो कॉस्ट रिड्यूस करना भी एक प्रॉफिट मेकिंग होता है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा सबने, जो घर का खर्चा 20,000 में या 15,000 में चलता था वो 10,000 में आ चुका है। क्यों हुआ है कि उन्होंने अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको बंद कर दिया, या फालतू शौक की चीज़ें थी या एक्स्ट्रा फालतू खर्चे हो रहे थे उनको नहीं कर रहे हैं। तो वही क्या है, कॉस्ट कटिंग करना। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, तो उसकी कॉस्ट में कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इसके सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू भी हो जाएगा ताकि आपको आइडिया रहे। यस सर, ठीक चल रहा है, ओके। तो सबसे पहला चैप्टर भी आएगा आपका फर्स्ट नंबर का मटेरियल। चैप्टर का नाम है आपका मटेरियल। अब मटेरियल की बात करी जाए तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या सबसे ज़्यादा कॉस्टली पार्ट वो होता है मटेरियल। जैसे हम बात करें, हम कोई घर बनाना चाहते हैं तो घर में आपको पता है कि ईंट, सीमेंट, बजरी वगैरह बहुत सारी चीज़ लगती है, उसके बाद लेबर कॉस्ट भी आती है। लेकिन एक देखा जाए तो 80% जो कॉस्ट आती है घर बनाने में वो किसकी आती है, मटेरियल की। तो किसी भी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट का पार्ट होता है वो होता है मटेरियल। तो इसमें हम देखा जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल यूज करने हैं, कहाँ हम उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं। या एक चीज़ देखिए कि हम कोई चीज़ एक लिमिटेड मात्रा में ख़रीदते हैं तो हमें रेट ज़्यादा मिलती है, लेकिन बल्क में ख़रीदते हैं तो उसके रेट हमें कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं होलसेल में ख़रीदना हमें कोई चीज़, तो हमें क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो रिटेल मार्केट में जाते हैं, हम होलसेलर के पास जाते हैं ताकि हमें रेट कम हो जाए। अगर रिटेल मार्केट में वो चीज़ हमको 100 रुपये की पड़ रही है तो हो सकता है होलसेल में जाकर वो 80 की या 70 की हो जाए, तो उससे हमें बड़ा अमाउंट का फ़ायदा हो सकता है। तो वो चीज़ देखेंगे आप मटेरियल में, और ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आएगा हमारा लेबर। लेबर को आप कह सकते हो इस तरह श्रमिक बोल सकते हैं। अब श्रमिक भी 2 तरह से काम करते हैं, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ वर्कर दिखते हैं ना, आप सुबह 10 बजे आते हैं या 8 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे अपना काम करके चले जाते हैं। उन्हें केवल टाइम के अकॉर्डिंग काम करना होता है कि 8 घंटे या 9 घंटे की जो भी मजदूरी है, बीच में घंटे का लंच करेंगे और चला जाएंगे। काम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है उससे उनकी लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको हम जो वेजेस दे रहे हैं वो दे रहे हैं टाइम के बेसिस पे।
जबकि कुछ मजदूर या कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूनिट प्रोड्यूस के वर्कर देते हैं। जैसे हमने बोल दिया भाई आप अगर 1 यूनिट बना के दोगे तो 10 रुपये, 2 बना के दोगे तो 20 रुपये, 3 बना के दोगे तो 30। तो उसकी कोशिश क्या रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें। तो उसको बोलते हैं टाइम बेसिस पर, उसे बोलते हैं पीस वर्क, यानी जितना प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा उतना पैसा कमा सकता है। ठीक है सर। तो ऐसा देखा होगा आपने कि गवर्नमेंट वर्कर होते हैं वो टाइमली वर्क करते हैं, अपने टाइम पर जाते हैं, टाइम पर आ जाते हैं, तो उसको बोलता है टाइमली वेजेज। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में केवल टाइम का मतलब नहीं होता, आउटपुट भी होना चाहिए उसका। तो वो देखेंगे हम लेबर चैप्टर में। इसमें काफ़ी मेथड्स आएंगे जो लेबर को कैसे वेजेस देनी चाहिए, और लेबर से काम करवाने का भी तरीका होता है। जैसे हम देखते हैं हम घर बनवाते हैं, एक तो हम डेली बेस पे वेजेस लगाते हैं, तो धीरे धीरे काम करते रहते हैं, मकान मालिक उनके साथ में खड़ा रहता है, बैठा रहता है, करिए काम दिखता रहता है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है घर को बना के देने की, तो वो बिना कहीं वर्कर से फास्टली काम करवाता है। तो वो चाहता है जितना टाइम बचेगा उससे उसकी लेबर कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो हम भी चाहेंगे कि हम भी ऐसे वर्कर को काम करवाएं जिससे हमारी लेबर कॉस्ट में कमी आ जाए। कमी आएगी तो हमारे प्रोडक्ट की रेट भी कम हो सकती है, और रेट कम होने पर हम प्रॉफिट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर आएगा हमारा ओवरहेड, जो आपके हेड से ऊपर ही जाएगा ओवरहेड। ओवरहेड में क्या होता है कि कोई भी काम करने में या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने में मटेरियल और लेबर के साथ साथ एक्स्ट्रा भी खर्चे आते हैं। अब एक्स्ट्रा खर्चे लाइट का कह सकते हो, आप कह सकते हो भाई, तो पावर का कह सकते हो। पावर मतलब मशीन से काम हो रहा है तो मशीन का खर्चा भी आता है। लाइट और पावर में डिफरेंट है। लाइट तो होती है जो बल्बों में चलती है, पंखों में चलती है, लेकिन कोई मशीन चला रहे हो आप तो वहाँ लाइट की जगह पावर बढ़कर यूज़ किया जाता है। ठीक है सर। तीसरा होता है चाय पानी का, स्नैक्स का, बैठने का, खाने पीने का। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन सबको हम ऐड करते हैं ओवरहेड में। तो एक तरह से देखा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगभग 70% जो खर्चा आता है वो आता है मटेरियल का। 20% हम मान सकते हैं, 20 से 25 लेबर का होता है, और 10% एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं रहता, लेकिन देखा जाए तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वो होता है ओवरहेड। तो किसी भी मटेरियल को बनाने में या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और ये तीनों चैप्टर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में 40 मार्क्स का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। कितने का? 40 मार्क्स का। अगर आप 3 चैप्टर भी कर लिए और पूरी कॉस्टिंग नहीं करती है तो पासिंग मार्क्स आपके इतने हो जाते हैं। बाकी और भी चैप्टर है काफ़ी जो अलग अलग नंबर डिवाइडेशन है, तो नंबर की बात अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको केवल हल्का सा बता रहा हूँ। 4th नंबर पे आता है हमारा, एक तरह से कह सकते हैं हम, यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग। अब यूनिट कॉस्टिंग हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने 5000 यूनिट बनाई है। कितनी यूनिट बनाई है? 5000 यूनिट। और उसको बनाने में मेरा खर्चा आ गया 5 लाख रुपए का। कितने खर्चा है मेरा? 5 लाख रुपए का। तो देखा जाए तो पर यूनिट एक्सपेंसेज मेरा हो रहा है 1000। तो एक यूनिट बनाने में मेरी लागत कितनी आई है? 1000 रुपये। अब इसको मैं मार्केट में बेचना चाहूँगा, अगर मैं 10% प्रॉफिट या 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहा हूँ तो 1100 या 1200 में बिकेगा। 50% प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो 1500। तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कितनी में आप बेच सकते हो, क्योंकि मार्केट में केवल आप ही तो प्रोड्यूस नहीं करते हो, और भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है औरों के कंपैरिजन में तो माल अच्छा रेट पर बिक सकता है, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लो रेट पर रह जाता है। ठीक है सर। अब यूनिट कॉस्टिंग क्या देखा जाएगा कि हम जितनी मात्रा बढ़ाएंगे, अब 5000 यूनिट बनाने में 5 लाख का खर्चा आया, तो आपके दिमाग में आएगा सर 10 लाख यूनिट बनाने में 10 लाख का खर्चा आएगा, 10,000 यूनिट बनाने में 10 लाख खर्चा आएगा। नहीं सर, 10 लाख यूनिट बनाने में हो सकता है आपका 8 लाख का ही खर्चा आए। क्यों? क्योंकि कुछ फिक्स कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट जैसे सब बनाते हो उसके साथ साथ बढ़ती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होती है? हमेशा फिक्स रहती है, चाहे 5000 बनाए या 10,000। इसको मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोचिंग हॉल है, अब एक टीचर की कॉस्ट आती है 1 घंटा पढ़ाने की 5000 रुपये। ठीक है सर। अब उस कोचिंग में चाहे 5 स्टूडेंट बैठे या 10 बैठे या 20 बैठे, टीचर की कॉस्ट तो हमारी फिक्स है कितनी? 5000 रुपये। अगर जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे हमारे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है सर। तो लागत तो फिक्स हो गई हमारी और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। हाँ, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे नई यूनिट बनाओगे तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड खर्चे तो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन लाइट का खर्चा हो सकता है, कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जो फिक्स रहेंगे। तो डिटेलिंग तो हम बाद में देखेंगे। आप इस बोला पर यूनिट कॉस्ट को कैसे कम किया जाए या पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाए वो देखेंगे हम यूनिट कॉस्ट चैप्टर, यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में।
यूनिट के बाद आएगा 5वां नंबर चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग। अब एक चीज़ देखी होगी आपने, भाई कोई भी मटेरियल बनाना है तो वो एक ही प्रोसेस से नहीं बनता कि भाई जैसे आपने देखा होगा इस मशीन में डाला रॉ मटेरियल और बाहर निकला आउटपुट, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मटेरियल को या कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे आप कह सकते हो कि आपने रॉ मटेरियल डाला, जैसे मैंने देखा था साबुन बनाने की कंपनी में कि रॉ मटेरियल आता है, ग्लिसरीन वगैरह वगैरह उन सबको मिक्स किया जाता है पहले। तो एक बड़ा सा जगह होती है उसमें मिक्स, अंदर मशीन लगी होती है उसमें मिक्स करते हैं, मतलब एक तरह से उसका आटा बनाया जाता है। रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है ऐसे, उसका आटा बन जाता है जो गुथा हुआ। उसके बाद एक मशीन में भेजा जाता है उसको, तो मशीन से जैसे वो आउटपुट निकलता है तो एक शेप, मशीन की साइज ऐसी लगाई जाती है तो वो बिल्कुल इस शेप में कट के आता है। उसके बाद थर्ड मशीन पे जाते हैं, उसको उसी आकार में काटता रहता है। फोर्थ में जाते हैं, उस पर उसको कंपनी का नाम डालता है, लक्स है, निरमा है, जो भी है। 5वें नंबर प्रोसेस में जाके वो पैकिंग कर देते हैं। 6ठे नंबर में जाकर उस सबको पैक करके डिब्बे में पैक कर देते हैं। तो आप कह सकते हो 4 से 5 प्रोसेस में वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन गया विद पैकिंग। तो सेम टू सेम ये चीज़ होती है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले ए प्रोसेस से बनेगा, ए प्रोसेस से वो बी प्रोसेस में जाएगा और बी से सी में। बीच बीच में कुछ ख़राब माल होता भी रहेगा, उसको साइड में हटा देंगे तो वो सब चीज़ बनेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में, कि डायरेक्टली नहीं बनता। अगर आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। एक तरह से नहीं होता कि सामान लाया चिपका कर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। कैमरा अलग से आता है आपका, रैम रोम जो अलग आती है, स्क्रीन अलग आती है, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन सबको असेंबल करके एक फ़ोन में सेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद कंपनियां अपना प्रॉफिट जोड़कर मार्केट में सेल करती है। तो हर चीज़ एक प्रोडक्ट कॉस्टिंग यही होता है। दुनिया में छोटी सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक कोई सा ही प्रोडक्ट बना लीजिए, सब में कॉस्टिंग की प्रोसेस यही रहती है सर। मटेरियल लगना ही लगना है, लेबर चार्ज लगना ही लगना है, ओवरहेड होना ही होना है, यूनिट कॉस्टिंग निकाली जाएगी। अगर यूनिट कॉस्टिंग नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं है कि आपका एक कितने का बना है। आज मार्केट में जाते हैं, माल खरीदने 25 रुपये का मिलता है, तो कंपनी जो बनाती है उसे पता है कि हमें कितने में बना के देना है। तो कंपनी की लागत हो सकता है 15 रुपये आए, उसमें से मान लो 5 रुपये कंपनी कमा रही है, तो 5 रुपये को होलसेलर या रिटेलर जो भी है उनको भी बांटना पड़ता है। तो उसे पहले से ही कॉस्टिंग सेट करके चलना पड़ता है कि हमें ये प्रोडक्ट 15 रुपये से महंगा नहीं होना है, क्योंकि मार्केट रेट फिक्स है 25 रुपये। बाकी जो 10 रुपये होते हैं वो कई जगह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है सर। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, आपको पता है। कंपनी से बनने के बाद प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जब पहुंचता है तो बहुत सारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सबका प्रॉफिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद आएगी हमारी एक तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब डिटेल ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। स्टैंडर्ड में होता है कि डिसीजन लिया जाता है कि उसके आधार पर हमारे जो लास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कैसा रहेगा। जैसे हमने टारगेट किया था कि इस साल हम 50,000 यूनिट बनाएंगे, लेबर को टारगेट दे दिया, जबकि लेबर ने 40,000 यूनिट बना के दी, तो ये कह सकते हैं कि हमारा काम अच्छे प्रकार नहीं हुआ। अगर लेबर ने उसी टाइम में 60,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी तो ये माना जाएगा कि अच्छा होता है। तो ये पहले से ही वेरिएशंस निकाले जाते हैं, उसके आधार पर कंपनी आने वाले सालों के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करती है। 7 नंबर पर आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं बताया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है रेलवे बनाने का, पुल बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक आएगा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, एक आता है बजटिंग, एक और 10th नंबर आएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से 10-11 चैप्टर है जो हम कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, और नंबर कैसे आएगा, कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, वो सब आपको डिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर। अब बात आती है कौन से चैप्टर स्टार्टिंग करें, तो वो थोड़ा सा ये बुक्स आने तो चीज़ देखते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करूँगा जो 20 नंबर का फिक्स है। तो 20 नंबर का तो कॉस्टिंग में और 20 नंबर का ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों जगह आता है। तो एक तरह से कह सकते हो वो चैप्टर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ये चैप्टर एक कॉमन चैप्टर है जो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग दोनों में कंबाइंड होता है। ठीक है सर। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ना। अब इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, वो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो हम थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं कॉस्ट के साथ। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू कराता हूँ कि आप देखिए सेल्स।
इसको आप जानते हो। अब सेल्स दो प्रकार से होती है सर, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब होता है कि ऐसा माल जो हमने नगद बेचा है, और क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार बेचना। तो सबको जोड़ लीजिए, वो हो गई आपकी सेल। अब सेल में से आप लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जैसे रूम का रेंट है, वो फिक्स है 5,000 रुपये हमको रूम का रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे हम उस रूम में 1 घंटे रहें या 20 घंटे रहें या ना रहें, रेंट फिक्स देना ही पड़ेगा। जबकि लाइट का खर्चा ऐसा होता है कि जब हम उस रूम में रहेंगे तो पंखा और लाइट चलेगा, तो वेरिएबल है। 1 घंटा रहेंगे तो 1 घंटे की लाइट जलेगी, 2 घंटा रहेंगे तो 2 घंटे की लाइट जलेगी, और 6 घंटा रहेंगे तो 6 घंटे की लाइट जल सकती है। लेकिन रेंट ऐसा है, आप रहिए या ना रहिए आपको चुकाना ही पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में कि लाइट जलाएं या नहीं जलाएं, 200 रुपये या 300 रुपये जो फिक्स चार्ज है वो आता ही आता है। तो कुछ तो होती है फिक्स कॉस्ट जो लगेगी ही लगेगी, और कुछ होती है वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनने के साथ लगती है। तो वेरिएबल यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और नहीं बढ़ेगा तो घट जाएगी। जैसे आपका पंखा लाइट सब घर में चल रहे हैं तो यूनिट ज़्यादा जलती है, और नहीं चल रहे तो बिल्कुल भी नहीं जलती है, तो उसे आप बोल सकते हो वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो वो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन आने के बाद उसमें से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आने के बाद क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कर दिया आप, घटा दिया आपकी, तो ये आपकी आ गई अर्निंग। जैसे आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा नाम लिख दो आप, NP बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दूसरा नाम क्या है इसका, NP बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है सर। अब इसमें से आगे क्या होता है वो पता ही है। पहले लेस होगा आपका इंटरेस्ट, पहले लेस किया जाएगा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो आपका बचेगा जो आ रहा है NP बिफोर टैक्स। NP बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को लेस कर दिया जाएगा तो आपका बचेगा NP आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले सेल्स में से घटाएंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, उससे आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा आपका। प्रॉफिट आने के बाद उसमें से इंटरेस्ट घटा दो, टैक्स घटा दो, आ जाएगा NP आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मेनली अपना इस चैप्टर में जो काम आएगा यहाँ तक ही काम आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट घटाने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे चैप्टर में बता रहा हूँ। तो कुछ फॉर्मूलेज लिख के जा रहा हूँ मैं, आप देखिए। एक वर्ड आता है PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर गर्मियाँ बहुत है यार, वैसी हो रही है। हाँ नहीं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब इसको मैंने आपको समझाया, फॉर्मूला आया था ये भी आपका, सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट घटाई थी। तो आप एक वर्ड लिख दीजिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाई 100। अब कंट्रीब्यूशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले कि सेल्स में से सर वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका PV रेशियो। दूसरा फॉर्मूला बनता है आपका, तीसरा, फिक्स कॉस्ट में आप प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका।
तो अपॉन सेल्स गुना 100। तो तीनों फॉर्मूले से सेंस निकल रहा है कि कंट्रीब्यूशन का बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या तीसरा कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूले थोड़े से आप याद रखना, आगे जो चैप्टर बनेगा उसमें मैं आपको वो डिटेलिंग में बताऊंगा। तो आज मैंने आपको हल्का से इसलिए दिया है कि जो चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा वो ये मान के करिए आप 40 नंबर कवर करेगा आपका। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बुक्स मंगवा लेते हैं आपको, अगले चैप्टर से अपन प्रॉपर वे में इसको